बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। आपका बहुत सा फीडबैक मिलता है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आप तनकीद भी करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ मुझे अच्छा लगता है। एटलीस्ट इसका मतलब है कि आप सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं, और अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है या गलत लग रही है तो आप उसके ऊपर मुझे फ़ीडबैक भी देते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये प्लेटफॉर्म आपकी वजह से ही चल रहा है। जो बातें मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में की गुज़िश्ता रोज़, वो आपके सामने है। मैंने कहा था ईरान को जवाब मिलेगा, ईरान को जवाब मिल गया। पाकिस्तान ने 48 घंटों के अंदर स्ट्राइक कर दिया है। अब जब ये स्ट्राइक प्लान किया गया तो ज़ाहिर बात है, ये जहन में रखिए कि जब भी ऐसा, जब भारत के ख़िलाफ़ भी हुआ था तो उस वक्त भी पाकिस्तान की फ़ौज ने, पूरी पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने एक बाकायदा एक जैसे सिचुएशन रूम टाइप होता है, कंट्रोल रूम होता है, उस तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उस वक्त स्ट्राइक किया और वो बड़ा प्रिसिशन स्ट्राइक था। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कमाल काम किया और जिस तरीके से किया वो मेरे ख़्याल में इंडिया इज़ 10 टाइम्स आवर साइज़, बहुत बड़ा मुल्क है, बेशुमार फ़ौजी ताकत है उसके पास। लेकिन जब भारत के ख़िलाफ़ भी पाकिस्तानी एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया था और वो अभिनंदन वाला एपिसोड हुआ था, तो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है ख़ास तौर पर, उसने अपना स्किल एग्जिबिट किया था। बताया था कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो कितनी प्रिसिशन स्ट्राइक्स कर सकती है, डॉग फाइट के अंदर कितनी महारत रखती है, और जिस तरीके से उसने सरप्राइज़ किया था इंडियन एयरफोर्स को और पूरी इंडियन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, वो अपनी जगह मौजूद है। पाकिस्तान ने यहाँ पर किस तरह से किया, ये जब अटैक हुआ था, मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी आपको कहा कि सिफारसी से सतह पर बता दिया गया, सब कुछ हो गया, कंडेमनेशन भी आ गई। लेकिन इशू सबसे बड़ा ये था कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत है, तो पाकिस्तान ने रिएक्ट करना था। अब कितनी जल्दी या कितनी देर से करना था, ये फ़ैसला पाकिस्तान का होता है। और जहन में रखिएगा कि कल जब मैंने बहुत से लोगों से बात की, व्लॉग रिकॉर्ड करने से पहले भी, बात भी, जो हमारी नॉर्मल एक प्रैक्टिस होती है, तो एक चीज़ को जहन में रखा गया कि मुझे ज़ाहिर बात है, मैं ये बात एक्नॉलेज करता हूँ कि कोई भी आपको खुली बात नहीं बताता जब आप अपने सोर्सेज से बात करते हैं। टाइमिंग को हर कोई इंपॉर्टेंट देता है कि टाइमिंग की बड़ी अहमियत है, टाइमिंग। तो जब आप टाइमिंग की बात कर रहे हो तो मैं भी ये रीड करता रहा कि इस टाइम पर ईरान ने हमला किया तो इस टाइमिंग की अहमियत है। नहीं, एक्चुअली वो कोडेड मैसेज ये था कि पाकिस्तान विद इन अ सर्टन टाइम स्ट्राइक करेगा, डिले नहीं करेगा। वो ये मैसेज होता है या ये बात होती है जो आपने पिक करनी होती है। कई दफ़ा आप हमसे भी गलती हो जाती है। ये भी मुझे अंदाज़ा था कि पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा, लेकिन कितने टाइम में करेगा ये आपने देख लिया कि ईरान को जवाब मिल गया। अब इशू ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज एस्केलेशन नहीं चाहती, पाकिस्तान की रियासत एस्केलेशन नहीं चाहती, ना ही लड़ाई चाहती है, सब कुछ है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से स्ट्राइक किया है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीका है कि सिर्फ ये नहीं कि कोई एरियल मतलब आपने कोई खाली F-16 चढ़ा दिए, नहीं, एक पूरा एक तरीक़ाकार होता है। इसमें ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं, इसमें एक होते हैं लॉटरिंग म्यूनिशंस। अच्छा, ये एक मुझे भी नहीं पता था, मैंने फिर इसको गूगल किया क्योंकि जब ये इन्फॉर्मेशन सामने आई तो मैंने इसको गूगल किया। बेसिकली ये एक ऐसा एरियल वेपन होता है जो जिसमें टारगेट सेट किया जाता है, लोड किया जाता है कि उसमें इस जगह स्ट्राइक करना है, और वो जो टारगेटेड एरिया होता है या जो टारगेट होता है उसके ऊपर वो घूमता रहता है, होवर करता रहता है। और जब उसको टाइम मिले तो, या उसको पता हो कि अब ये सामने चीज़ आ गई है, तो वो उस वक्त स्ट्राइक करता है जब उसका टारगेट सामने आए, एक्सपोज करे। यानी कि उसमें जो रिएक्शन टाइम है वो बड़ा प्रिसिशन के साथ होता है कि वो फौरी तौर पर आता है। मुझे भी नहीं पता था, आप इसको गूगल कर सकते हैं, इट्स ईजी, रेडिली अवेलेबल। और फिर स्टैंड ऑफ वेपन्स तो इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें मिसाइल्स हैं, बॉम्ब्स हैं, किलर ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, रॉकेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये पाकिस्तान ने किसके ख़िलाफ़ किया है, ज़रा ये मैं अपने दोस्तों को बता दूँ। BLF, बलोच लिबरेशन फ्रंट, BLA बलोच लिबरेशन आर्मी, इनके हाइड आउट्स ईरान के अंदर, ईरान के बॉर्डर एरियाज़ के अंदर हैं। ईरान ये कहता है कि जी हमने ये जो हमला हुआ है इसमें 9 लोग मारे गए हैं, और 9 लोग जो मारे गए वो फॉरेन नेशनल्स थे। अब पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि हमने मैक्सिमम कोलैटरल डैमेज को अवॉइड किया है, और पाकिस्तान ने प्रिसिजन स्ट्राइक्स की है। प्रिसिजन स्ट्राइक होती है कि आप ख़ास एक एरिया को लोकेट करते हैं, लॉक करते हैं। ये भी को मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैं जो एक्सपर्ट्स हैं एयरफोर्स में, मिलिट्री से, उनमें गुफ्तगू करने के बाद, उनसे गुफ्तगू करने के बाद जो खुलासा है वो आपके सामने, कि एक एरिया को नैरो डाउन किया जाता है कि हमने एग्जैक्टली इस जगह पर स्ट्राइक करनी है। यानी पॉइंट A है तो उस पॉइंट A के अंदर हमने करना है, पॉइंट A से बाहर नहीं जाना। तो फिर एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है मुख्तलिफ़ चीज़ों का जिसके तहत ये स्ट्राइक की जाती है, और पाकिस्तान की रियासत ने स्ट्राइक की है।
अब ज़ाहिर बात है चाइना की तरफ से बयान आया कि ईरान और पाकिस्तान को रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए, लड़ाई बढ़नी नहीं चाहिए। अब सारा डिपेंड करता है कि ईरान के अंदर भी, देखिए ईरान के अंदर भी अगर आप ट्रेडिशनली देखा जाए, वहाँ रेवोल्यूशनरी गार्ड है, वहाँ वो उस स्टेट का जो टेम्परामेंट है वो भी कोई इतना वो कोई डोसाइल टेम्परामेंट नहीं है उस स्टेट का, स्टेट ऑफ ईरान का, ये बहसीत रियासत। तो उन्होंने जो ये एक्शन किया एक दोस्त मुल्क के साथ, एक ब्रदर मुल्क के साथ, यूनिलैटरल एक्शन, ये भी बड़ा अनकॉल्ड फॉर था, मैंने गुज़िश्ता रोज़ कहा। और इसका जवाब ईरान को पता था कि हमें मिलेगा, और उन्हें पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज बड़ी तगड़ी फ़ौज है, पाकिस्तान की एयरफोर्स बड़ी तगड़ी है, तो ये रुकेंगे नहीं। अब डिपेंड करता है आगे ईरान से क्या होगा। जो मुझे बताया गया है कि जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है ईरान के साथ, वो हाई अलर्ट पे है, पाकिस्तान की एयरफोर्स इस वक्त हाई अलर्ट पे है। और ये क्लियर मैसेज है कि जी इस वक्त अगर पाकिस्तान ऐसा है कि इस स्टेज पे है कि अगर पाकिस्तान की एयर स्पेस की, हवाई हदूद की दखल अंदाजी उसमें की गई इस साइड से, अगर ईरान की साइड से कोई भी, तो पाकिस्तान समझे कि इस वक्त बिल्कुल उस पोजीशन पर है कि पाकिस्तान इमीडिएटली स्ट्राइक करेगा, यानी कि अगर कोई आएगा तो फिर वो वापस नहीं जाएगा। ये बड़ा क्लियर मैसेज है। ऑल्दो पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान को एस्केलेशन नहीं चाहता, लेकिन जो भी एक सॉवरन मुल्क होता है, एक सॉवरन रियासत होती है, एक आज़ाद रियासत होती है, उसके अपने मसाइल जो मर्जी हों, लेकिन ये बात बड़ा क्लियर है कि जी इस वक्त जो पाकिस्तान की पूरी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज है, उसका एक ही नैरेटिव है कि जी पाकिस्तान के अंदर अगर आप आएंगे, या आपको याद होगा कि एक उस ज़माने में DGISPR होते थे जनरल नासिर गफूर साहब, उन्होंने कहा था कि आप एयर स्पेस की, आप पाकिस्तान के एयर स्पेस के अंदर आएँ और फिर वापस जाके दिखाएं। ये बड़ा मशहूर जुमला था उनका, और वो बड़ा रेजोनेट करता है आज भी दिमागों के अंदर, क्योंकि हम पाकिस्तान के हमारे अंदर जो भी मसाइल हों, हम जितनी मर्जी इख्तलाफ करें अपनी फ़ौज की जो पॉलिसीज़ के साथ, लेकिन जब पाकिस्तान की रियासत की बात आती है तो फिर पूरी पाकिस्तानी कौम के अंदर वही जोश है, वही जज्बा है। तो वो चीज़ें आपके दिमाग में अभी भी रेजोनेट करती हैं कि आप आके आएँ तो आप जा नहीं पाएंगे वापस। तो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स और पाकिस्तान की फ़ौज का इस वक्त ये मोराल होता है कि भाई ठीक है, एक दफ़ा आपने, आप बरादर इस्लामी मुल्क हैं, आपने पाकिस्तान की एयर स्पेस की वायलेशन की, हमने आपको जवाब दे दिया उन्हीं टर्म्स में, हमने आपको प्रिसिजन स्ट्राइक्स करके दिखाई है, और आपके अंदर जो हमारे हाइड आउट्स थे उनको हमने टारगेट किया। अगर आप ये जो लड़ाई की जंग है इसकी एक सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो पाकिस्तान 4 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तरफ से मैसेज दिया गया है, अभी भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ना को लड़ाई चाहता है, ना एस्केलेशन चाहता है, और अब अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनको सफारती सतह पर उनका हल होना चाहिए। लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि अगर मामलात ख़राब हुए तो पाकिस्तान की पूरी इस वक्त सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट तैयार है, पाकिस्तान की एयरफोर्स रेड अलर्ट पर है, बॉर्डर एरिया जो ईरान के साथ है, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, वो खाली करा लिया गया। सो ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान थिंक करेगा या सोचेगा रिटेलिएट करने में, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। और इससे पहले कि कोई सोचे कि पाकिस्तान पर वो करेगा, तो उनके जहन में ये होना चाहिए कि अब पाकिस्तान का जो टेम्परामेंट है, ख़ासतौर पर इन प्रिसीजन स्ट्राइक्स के बाद, वो हर एक को इंटेंट यानी कि सोच, इरादा, वो बड़ा क्लियर है। तो ये तो जनाब इसमें डेवलपमेंट्स हैं। अब ज़रा सियासी माहौल की तरफ आ जाए। ये जुडिशरी के हवाले से एक बना जी, एक GIT बनी जिसमें कहा गया जी कि हम हुकूमत ने बनाई, निगरान हुकूमत ने, कि जी ये बनाएगी और 15 दिन के अंदर अपना रिपोर्ट देगी। इसमें FIA साइबर विंग के लोग हैं, और इसमें ग्रेड 20 के अफसर इंटेलिजेंस ब्यूरो के से ऐड करेंगे, ISI के भी इसके अंदर अफसरान होंगे, जो कि देखेंगे जी अदलिया के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया कैंपेन बनाई गई है। तहरीक इंसाफ ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप बना लें GITs। तहरीक इंसाफ ने तो जब इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़, तहरीक अदम एतमाद के ख़िलाफ़, वो कासिम सूरी साहब ने वो जो गैर आइनी और नहायत ही इलीगल किस्म का काम किया था, उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया और इमरान खान की हुकूमत गई, तो उस वक्त भी जजों की तस्वीरों के ऊपर जूते बरसाए गए। लेकिन पता नहीं वो फिर मोहब्बत इमरान खान उनके जहन में इतनी थी, बंदयाल साहब के और उनके ब्रदर जजेस के, कि वो उस चीज़ को तो फिर जहन में ही रखते थे। बहरहाल अब एक बात फैक्ट है जी कि ये GIT आप जितनी मर्जी बना लीजिए, जो इस वक्त ताकत है पाकिस्तान की सोशल मीडिया कैंपेन या करने में, या सोशल मीडिया के अंदर जो तहरीक इंसाफ की ताकत है, जो उनकी स्ट्रेंथ है नैरेटिव बनाने की, प्रोपगेट करने की, झूठ को सच में तब्दील कर देने की, झूठ फैलाने की बहुतात के साथ, वो उसको कोई काउंटर नहीं कर सकता।
और जिस तरह से फिर मसला देखें ना, आप उनको हकायक भी बताएं तो उनको झूठ लगते हैं, और उनको लगता ही है कि सच वो है जो कि सिर्फ वो बोलते हैं, और सच्चा सहाफ़ी वो है जिसको वो पसंद करते हैं कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, बेशक वो जितना मर्जी झूठ बोल रहा हो। सो ये बात बड़ी क्लियर है। अब इसके बारे में बड़ा क्लियर चीज़ सामने आ चुकी है कि जी ठीक है, लेकिन ये अगर अदलिया के हवाले से रहेगी तो इसका कोई खातिर खा नतीजा मुझे, हाँ अब अगर ये जी वो लोग जिन्होंने पिछले दिनों रियासत पर क्रैकडाउन किया, या जब कोर कमांडर क्वेटा शहीद हुए थे उस हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर, जब वो सारा कुछ हुआ, तो उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज ने क्रैकडाउन किया था, अगर ये वो क्रैकडाउन उस टाइप का होगा तो फिर तो सोशल मीडिया के अंदर जो फेक अकाउंट्स चलाते हैं या जो कैंपेनिंग कर रहे हैं वो पकड़े जाएंगे। अदलिया के खिलाफ इस जीआईडी का कोई फ़ायदा होगा या नहीं, मेरा नहीं, मुझे नहीं लगता। बना लें, ठीक है, रिपोर्ट क्या सामने आएगी, ज़्यादा अकाउंट्स को आइडेंटिफाई हो जाएंगे, लोग मुल्क से बाहर बैठ के ऑपरेट कर रहे होते हैं, उनके बारे में क्या किया जा सकता है। अब एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर, तोशा खाना के अंदर, वो तो ट्रायल हो रहा है, उसके खिलाफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो दरखास्तें दे रहे हैं, लेकिन इंटेंट बड़ा क्लियर है कि उनके ऊपर फर्द जुर्म 190 मिलियन पाउंड वाले केस में आयद होनी है। जब उन पर होगी तो जारी बात है बुशरा बीबी पर भी साथ ही आयद होगी। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी किसी ने रोकी हुई है, और वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने ही रोकी हुई है। किसी ने क्या, मैं आपको सीधी बता देता हूँ, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने रोकी हुई है। बहुत पहले हो जाना था, लेकिन उन्होंने इसको रोका हुआ है, और इस बात पर बहुत से लोग एतराज़ भी कर रहे हैं, बहुत से लोग इसके ऊपर सवाल भी उठाते हैं PMLN में से कि देखें जी, जरदारी साहब की हमशीरा को गिरफ़्तार किया गया, मरियम नवाज शरीफ को गिरफ़्तार किया गया, वो जेलों में रहे, तो इमरान खान की अहलिया को क्यों गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। ये तो देखें जी, 190 मिलियन पाउंड इतना बड़ा ये है, वो है, खान है। लेकिन अभी तक ये बड़ा क्लियर बात है, और इसमें कोई ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने रोक रखा है कि जी उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं होगी। बाकी जो केसेस चल रहे हैं वो कितने कानूनी हैं, कितने कानूनी तौर पर तगड़े हैं, कितने कानूनी तौर पर कमज़ोर हैं, इसका जवाब सिर्फ आपको मुस्तकबिल देगा। क्योंकि मुझे सिर्फ ये हैरत होती है कि जब बनाए जाते हैं केसेस उस वक्त माहौल और होता है, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तो फिर आपको पता लगता है ये केस भी जाली था, वो केस भी जाली था, चौथा भी जाली था, पांचवा भी जाली था। सो उनका नतीजा हमारे सामने निकल आता है। एक बात और, जो कि शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू जब मैंने किया, जारी बात है जब आप जाते हैं इंटरव्यू करने, आप इंटरव्यू करते हैं, फिर ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू भी होती है कुछ, और जो सेंस मुझे मिली शहबाज शरीफ साहब से गुफ्तगू करके कि वो कोई PMLN इस वक्त काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गई है कि भाई हम कुछ कर लेंगे, हमारी हुकूमत बन जाएगी, और हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हाँ, जिस बात की शहबाज शरीफ साहब बार बार उसको फोकस भी करते हैं, उसके ऊपर बड़ा जोर देते हैं कि नहीं, मियाँ साहब अब स्टेट्समैन हैं, और वो डिलीवरी यानी कि गवर्नेंस और आवाम की बेहतरी के लिए मामला आगे चलेंगे। मियाँ साहब यानी कि मियाँ साहब छोटी मतलब से मेन बात है कि मियाँ साहब की लड़ाई नहीं होगी इस्टेब्लिशमेंट से, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। उस पर वो उम्मीद का इजहार तो करते हैं और कहते हैं कि ये होगा, लेकिन बीच में से मुझे अंदाज़ा है कि उनको डर है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को डर है। और वो डर किस बात का है वो मैं आपको बता देता हूँ। डर इस बात का है भाईजान, और ये बड़ी खुली डुली बात है, मैं अपने दोस्तों को यहाँ क्लियर बता देता हूँ कि अब हाथ इतना सीधा हो गया है ना एस्टैब्लिशमेंट का भी, और इतनी ताकतवर है इस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट कि कुछ भी उसके सामने टिक नहीं सकता। मैं दोबारा कहूँगा, लोग कहते हैं जी आप इस बात को ना किया करें, ऐसे लगता है कि आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको फैक्ट रिपोर्ट कर रहा हूँ, रोज़ बताता रहूँगा, जब तक हूँ बताता रहूँगा। ये हकीकत है हमारे मुल्क की, ये नेशनल सिक्योरिटी स्टेट का पूरा डेफिनेशन है। ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट, ताकतवर फौज, किसी और की कुछ नहीं चलती, ऐसा ही। और ये ताकत है, रही है, आज भी है, आगे भी रहेगी। को अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे अच्छा लगे बुरा लगे, इससे क्या फर्क पड़ता है। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा जी। जल्दी दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।